इसमें तो बच्चे शो करेंगे ना कमेंटमेंट सब, एक बार दिखा देना। इट मीन्स बाकी क्लास चालू हो गई, हम उसको करवा रहे हैं। तो ये ऐप पे नहीं जाएगी क्या? यहाँ आप नहीं देख सकते हैं, वो हम करवा देते हैं इसमें। क्या क्लास स्टार्ट है? तो मैं कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं आज नए सेगमेंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी एक यात्रा है। इस यात्रा के अंतर्गत आपको बहुत सारे फूलों से जाना पड़ेगा, बहुत सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक आधार क्या होता है, ये सब चीज जानने से पहले आप जैसे जानते हैं कि योजांग आईएएस फाउंडेशन के द्वारा आपके सामने दिख रहा है कि कंसेप्टर बैच भी एक रन है, चल रहा है। एक एनसीईआरटी बैच भी रनिंग में है और एक यूपीएससी के लिए आईएएस प्री के लिए 2022 के लिए 20 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिन लोगों का सपना है कि हम लोगों को यूपीएससी का 2022 का एग्जाम देना है और कहीं ना कहीं कमी है और अपनी कमियों को पूरा करना चाहते हैं, तो कम समय में एक बेस्ट टीम के साथ जानने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यूपीएससी के हर किसी स्टेप की अपनी अपनी भूमिका होती है। तो एक टेस्ट सीरीज भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उस टेस्ट सीरीज को भी पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ से 12 जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। साथ में आप जान सकते हैं कि ऑप्शनल का एक अहम रोल होता है यूपीएससी के अंतर्गत। तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए आप ऑप्शनल की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एक क्लास जो बचा हुआ है सीसेट, जैसा कि आप जानते हैं कि सीसेट भी अपने आप में अद्भुत रोल अदा करता है। बहुत सारे बच्चे, लगभग 10 से 15 हजार बच्चे सीसेट क्वालिफाई ना करने के कारण क्या होते हैं, मेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो सीसेट के डर को दूर करने के लिए आप मेरे साथ 1 फरवरी से जुड़ सकते हैं। जाके देखिएगा किस तरीके से सीसेट को पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आइए हम चर्चा कर रहे हैं विशेष सेगमेंट पर, जिसमें जानेंगे इस यूपीएससी की यात्रा के अंतर्गत प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप का अपना अहम रोल होता है। यूपीएससी एक ब्लूप्रिंट है, यूपीएससी की यात्रा है। इस यात्रा को तय करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसकी फिल्म बनानी पड़ेगी। और फिल्म जैसे बनेगी, फिल्म का जो टाइटल है वो क्या होगा, फिल्म का डिजाइन कैसे किया जाएगा, फिल्म के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट होंगे, कौन कौन से उसके एस्पेक्ट होंगे, क्या उसमें स्टोरी होगी, ये पूरी यूपीएससी की फिल्म है। अब ये फिल्म कैसे बनती है आज हम बात करेंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉलिटिक एनसीईआरटी से आज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपके सामने मैं 10 से 5 मिनट बातें करूंगा आपसे कि 10-5 मिनट में जानेंगे कि एनसीईआरटी का रोल क्या होता है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक एनसीईआरटी का रोल क्या है एग्जाम के अंतर्गत, या पहले चरण में, दूसरे चरण में, या मेंस में एनसीईआरटी का रोल क्या है। ये सब बातें जानेंगे और जानेंगे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। बेसिकली आज के इस बाजारीकरण के दौर में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्या एनसीईआरटी आईएएस के लिए नहीं बनी है। तो एनसीईआरटी जब आईएएस के लिए नहीं बनी, तो एनसीईआरटी से कैसे कैसे चीजों को निकाल सकते हैं जो हम लोग टू द पॉइंट करके एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी एक अपनी यात्रा है। इस यात्रा को सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपकी स्पीड भी ज्यादा होगी और साथ में आपके ऊपर जो दिमाग पे जो वर्णन होता है कि अभी ये रह गया पढ़ने से, अभी वो रह गया, वो भी नहीं छूटेगा। और आपकी जो गति के साथ साथ जो होगी, तो एक्यूरेसी के साथ जो एक कह सकते हैं स्पष्टता होगी, वो बेहतर होगी। तो यूपीएससी क्या, मेरा मानना है कि एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट, अब ब्लूप्रिंट जब होगा जब आपके दिमाग में पूरी पिक्चर होगी। एग्जाम्पल बेस पे मान लीजिएगा कि जब तक ब्लूप्रिंट आपके एग्जाम दिमाग में नहीं होगा, तब तक आपकी तैयारी जो होगी, रोज सुबह आप पढ़ेंगे, शाम को भूल जाएंगे, या फिर एक डर पैदा आपके अंदर जीवन में रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लूप्रिंट कब बनेगा, ब्लूप्रिंट करने के लिए आपके यूपीएससी की यात्रा में 3 पॉइंटों का बहुत अहम रोल होता है मेरे हिसाब से। पहली जो एक स्टेप है, पहला जो चरण है, उस स्टेप का नाम है कॉमन नॉलेज। अब ये कॉमन नॉलेज क्या है? कॉमन नॉलेज एक प्रकार से एक सामान्य जानकारी है जो यूपीएससी के क्षेत्र में उतरने वाले सभी प्रतियोगी मित्रों के साथ या प्रतियोगी छात्रों के अंतर्गत होनी चाहिए। अब ये कॉमन नॉलेज आएगी कैसे, कॉमन नॉलेज का लाने का तरीका क्या होगा, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहां से इसके बाद होती है अपडेट नॉलेज। अपडेट मत कह सकते हैं कि अपडेट नॉलेज का मतलब यह है कि आप इस जो आपने कॉमन नॉलेज आपके पास इकट्ठा की है, उसको किस तरीके से आगे उसको इंक्रीज करें, या उसमें क्या चीजें जोड़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है निखार, जिसको हम लोग निखार जो लाते हैं वो टेस्ट सीरीज से लाते हैं।
तो मेरा मानना यह है कि यूपीएससी की इस यात्रा में 3 स्टेप का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। पहला रोल है कॉमन नॉलेज का, सेकंड है कि अपडेट नॉलेज आपके पास है या नहीं है, और थर्ड ये है कि अभी उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे हम लोग निखार करें उसका, ये सब हम लोग टेस्ट के माध्यम से सीखते हैं। तो हम तीनों ही पॉइंटों से हम लोग आपसे बात करेंगे। इसे जानने से पहले आपके दिमाग में एक फिल्म बन जानी चाहिए कि यूपीएससी की जो यात्रा है वो फिल्म नुमा है। अब यूपीएससी की जो यात्रा है वो फिल्म नुमा है, तो एक छोटी सी बात को समझो। अगर किसी भी फिल्म का पूरा 3 घंटे की 4 घंटे की फिल्म है, उसके जो एंड की स्टोरी है, स्टार्टिंग स्टोरी है, उसको आप लोग आगे पीछे कर देंगे तो क्या फिल्म समझ में आएगी? या मैं ये कह सकता हूं जो फिल्म आपने बनाई है, उसकी स्क्रिप्ट आपने लिखी है, उस स्क्रिप्ट के अंदर सिस्टमेटिक तरीके की चीजों को नहीं सजाया गया है, तो क्या उसमें इंटरेस्ट आएगा देखने में? तो ऐसे ही यूपीएससी की भी एक फिल्म है। इस फिल्म को अगर सिस्टमेटिक तरीके से सजाया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसकी स्पीड भी अच्छी होगी और बेहतर करने का डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब ये फिल्म कैसे बनेगी, एग्जाम्पल समझिएगा। इस फिल्म को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे यूपीएससी के अंतर्गत जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, चाहे पीटी से लगा के मेंस हो या इंटरव्यू हो, वो कई प्रकार से प्रश्न होते हैं। या वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, आपके दिमाग में जो बैठा हुआ अजम्पशन जैसे अवधारणा कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एनसीईआरटी ही एक ऐसी विषय या सब्जेक्ट है या किताबें हैं जहां से आप सारे प्रश्नों को समाहित कर लेते हैं। अब ये समाहित होगा कैसे, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, आप एक व्यक्ति हैं और आपने क्या किया है, तालाब में चले गए हैं जहां पे मछलियों का भंडार है, और इस मछलियों पे भंडार करने के लिए क्या किया है, आप गए और यहां पे आपने जाके हाथ डाला उस तालाब में, और तालाब में हाथ डालने के बाद आपने उसे मछली पकड़ने का प्रयास किया। तो बताइए क्या मछली पकड़ने में आएंगी? नहीं आ पाएंगी, फिसल जाएंगी। तो ऐसे ही इस यात्रा में जब तक आप क्या करना चाहिए, डायरेक्टली चीजों को कैप्चर करोगे तो वो पकड़ तो लोगे, मान लो सौभाग्य से आपने एक बात पकड़ भी ली तो रपट जाएगी या फिर एक आधी फंसेगी। तो ऐसा ही कह सकते हैं कि तालाब में इन मछलियों को पकड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, इस तालाब में आपको जाल बिछाना पड़ेगा। अब ये जाल कैसे बिछेगा, पहले इस तालाब में जाल बिछाओगे, उसके बाद फिर दाना डालोगे, तब करके उसके अंतर्गत जितनी भी चीजें होंगी मछलियों के साथ वो भी समाहित हो जाएंगी। तो मेरा यही मानना है कि यूपीएससी की फिल्म के अंतर्गत एक स्क्रिप्ट आपको लिखनी पड़ेगी सिस्टमेटिक तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप मुझे तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के साथ मेरे कौन कौन से रिसोर्स होने चाहिए, इन रिसोर्स में से क्या मुझे ढूंढना है जो सिलेबस में लिखा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनी है, लेकिन हमें यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट पढ़ना है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ लेना चाहिए, एनसीईआरटी पेज टू पेज पढ़ लेना चाहिए। यार ये सब एक मिथ है। कोई किताब, कोई एनसीईआरटी किताब कोई यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनी है कि जहां से आपको सफलता प्राप्त करा ले, लेकिन तुम्हें वो चीज ढूंढनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आवाज क्लियर आ पा रही है, मुझे सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो। एक बार सभी लोग दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। उम्मीद करता हूं कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपके सेशन में बताऊंगा किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी का रोल क्या होता है यूपीएससी के एग्जाम में, इन रोल के साथ इसके रिसोर्स कैसे होने चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। ठीक है, सभी को इंटरेस्ट आ रहा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग आगे चीजों को रन करते हैं। आज बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। थैंक यू। अब देखिए बात कर लेते हैं यहां से पॉलिटी की एनसीईआरटी को हम लोग कैप्चर करेंगे पूरी, और 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी जो होती है यूपीएससी के लिए नहीं बनी होती, लेकिन यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग वहां चीजें निकालनी होती हैं। चलिए सब लोग एक बार प्यार से चीजों को पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे आपको इसको इकट्ठा करते चले जाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। जैसे पहला पॉइंट बनता है कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइएगा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली जरूरत हमारे लिए ये बन जाती है कि पहले ये समझे कि एनसीईआरटी पढ़ने से कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। यूपीएससी की डिमांड ये है कि नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा, मुझे बताओ कि कैसे कैसे चीजें बनी, कैसे नहीं बनी। यूपीएससी की डिमांड क्या है? यूपीएससी की डिमांड ये चेक करना चाहता है कि आपकी जो समझ है, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो एक दायरा है, यूपीएससी का मतलब डिमांड ये है कि आपकी जो समझ है वो कैसी प्रवृत्ति की है। अब ये समझ पैदा कब होगी? समझ पैदा जब होगी जब आप उसको व्यवहारिक अंदाज में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या आप देखते होंगे कभी यूपीएससी के मेंस के अंतर्गत कोई किताब, कोई मैगजीन, कोई टीचर ये नहीं बताया कि हाँ इस प्रश्न का आंसर मॉडल आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि मेंस के अंतर्गत जब आंसर लिखते हैं तो प्रत्येक लिखने वाले का उत्तर जो होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट पे क्या होता है, डिमांड होता है। लेकिन यूपीएससी आपसे मांग क्या रहा है? अब वो मांग क्या रहा है ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। अब वो मांगने के लिए यूपीएससी आपसे मांग रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जो चीजों को समझ सके। अब ये कहां से आएगी? कोई किताब अभी तक ऐसी नहीं बनी जो आपके अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं विकसित कर सके।
अब यहां से जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक विश्लेषण क्षमता पैदा होगी, एनालिटिकल एबिलिटी पैदा होगी। अब विश्लेषण क्षमता क्या होगी? किसी मुद्दे को लेके आप उस पर कहीं ना कहीं अपने विचार रख सकते हैं, उसे कहते हैं विश्लेषण क्षमता। अब विश्लेषण क्षमता कब होगी? जब आपके अंदर कुछ एस्पेक्ट होंगे, पढ़ने का तरीका होगा। आपने पूरी किताब को इकट्ठा कर रखा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस किताब में से निकालना क्या हमें यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर बेटा? देन नंबर 2, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको ऑथेंटिक स्रोत, प्रमाणित स्रोत मिलते हैं। ऑथेंटिक स्रोत का मतलब ये होता है कि जितनी भी एनसीईआरटी किताब आपके दिमाग में आ पा रही होंगी, तो एनसीईआरटी किताबें कोई यही नहीं कि हाँ किसी राइटर ने लिख दी है। वहां बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, बहुत सारे जुडिशरी से रिप्रेजेंट होते हैं, सब रिसर्च करने का एनसीईआरटी बना जाता है। लेकिन मार्केट में जो भी किताब आपके सामने अवेलेबल है वो कहां से है? किसी एक व्यक्ति ने लिखा और इधर से कट कॉपी पेस्ट किया, मार्केट में भेज दिया। तो उसका एक ऑथेंटिक रिसोर्स आपके दिमाग में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पहला पॉइंट यह है कि जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक आपको विश्लेषण क्षमता पैदा हो जाएगी, ऑथेंटिक स्रोत आपको मिल जाता है। तीसरा पॉइंट, जब आप मेंस में प्रश्नों को लिखते हैं, तो सोचिए प्रश्नों लिखने के लिए आपका क्या होना चाहिए? भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। भाषा शैली अगर आपके अंतर्गत जो शब्द विराजमान है उन शब्दों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेहतर होगा, तो क्या हो, एग्जामिनर क्या होगा? प्रभावित होगा। हाँ बेटा, ये सिविल सर्विस एग्जाम में, चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट कैसे है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ में जब भाषा बेहतर होगी तो आप शब्दों को प्रोना सीखेंगे अच्छी तरीके से। जो वर्ड होंगे वो बेहतर वर्ड आएंगे। और जब बेहतर वर्ड आएंगे, मान लीजिएगा आपसे कोई पूछा जाए कि भाई स्त्री पुरुष में क्या अंतर होता है, तो आप तो कम से कम हजार नहीं, कई हजार शब्दों में इस चीज को लिख सकते हो। लेकिन कम शब्दों में कैसे चीजों को मूल्यांकन करें, शब्दों को जोड़ें, ये आपको एनसीईआरटी सिखाएंगी। राइट? तो मुझे लगता है कि यहां से दूसरी पॉइंट जो आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आती है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो आती है ये इंपॉर्टेंट है। अब सोचिएगा, जब भी आप किसी टॉपिक को एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, उस टॉपिक की जितनी भी चीजें इवेल्युएट की गई होंगी, तो आप उनको एग्जाम्पल बेस पे समझेंगे। अब जब ये एग्जाम्पल बेस पे समझेंगे तो इनका विवरण कहां दिया गया है? आई थिंक यू नो, एनसीईआरटी ही एक ऐसा बेसिक आधार है जहां से हम लोग ऑथेंटिक डाटे को भी ज्ञात कर पाएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी को भी जान पाएंगे, एक प्रैक्टिकल नॉलेज को भी जान पाएंगे, साथ में जो अपनी लैंग्वेज है उसको भी आप सुधार पाएंगे, साथ में जो आपके वर्ड है उनको पढ़ने का तरीका भी जान पाएंगे। ये सब चीजें कहां मिलेंगी? आपको एनसीईआरटी मिलेंगी, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगी। और यूपीएससी यही डिमांड करता है कि आपकी समझ कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी के अंतर्गत अगर आपके अंदर बेसिक चीज आपको क्लियर है, तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी आपकी समझ को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। यदि आप हिंदू हैं तो गीता समझकर, अगर मुस्लिम है तो कुरान समझकर, और अगर ईसाई है तो बाइबल समझकर, या जो भी आप धर्म को मानते हो, इस प्रकार से किताबों को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हम लोग चीजों को जानना चाहते हैं। तो यहां अब डिपेंड करता है कि क्या 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए। ये थोड़ा सा एक अगला विषय है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं थोड़ी सी बात करने के लिए आपसे। अगला पॉइंट आता है कि हम लोग पॉलिटी की एनसीईआरटी पर डिस्कशन करने वाले हैं। पॉलिटी की एनसीईआरटी का रोल क्या? पहले देखो, मैंने पहले कह चुका था कि पॉलिटी की एनसीईआरटी हो, हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है, ना ही कोई किताब लिखी गई है, बट उस टॉपिक से आने वाली समझ को विकसित करने के लिए एनसीईआरटी का हम सहारा लेते हैं। अब सहारा लेंगे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, ये सब एक मिथ है। इस मिथ को दूर करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं, पॉलिटी की एनसीईआरटी लेके आप लोग। मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखो, आप जानते हैं कि यूपीएससी का एक ढांचा है, यूपीएससी की जो यात्रा है, यूपीएससी की जो युद्ध क्षेत्र है, इस युद्ध क्षेत्र को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन एक भाग कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से आपके जीवन में सामने आता रहेगा। क्लियर? एक भाग जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, पीटी कहते हैं, एक मेंस होता है, और एक इंटरव्यू जहां पे आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, और एक लास्ट जो बनता है आपके जीवन का आधार नुमा वो ढांचा जहां जीवन में आप अपनी राजनीतिक कारणों को, सामाजिक कारणों को, आर्थिक कारणों को देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां से एक लाइफ के बारे में भी कहीं ना कहीं इसका रोल अदा होगा। अब दोस्तों समझिएगा, अगर हम पॉलिटी के बारे में चर्चा करें तो आप जानते हैं कि यूपीएससी के पीटी में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर 100 क्वेश्चन यहां से पीटी के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए दिए गए हैं, तो मुझे आपको जानकारी है, आई थिंक यू नो, कि लगभग 50 से लेकर 55 क्वेश्चनों पर क्या होता है, पीटी क्वालिफाई हो जाता है।
लेकिन अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलिटी, हम यहां पे देखें इस 100 क्वेश्चन से तो लगभग 15 से लेकर 25 के बीच, कभी 17 क्वेश्चन, कभी 18 क्वेश्चन, कभी 22 क्वेश्चन, इस तरीके से पॉलिटी के सेगमेंट से होते हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, 15 से 20 क्वेश्चन अगर पीटी में पॉलिटी से आ रहे हैं तो इस 100 क्वेश्चनों में से लगभग 15 से 20 मतलब 20 से 25% जो एरिया कहां से आ रहा है, पॉलिटी से आ रहा है। अब सोचो इस 15 से 20 क्वेश्चन कहां से आते हैं, इन चीजों को हम लोग समझेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, आई थिंक, है ना। देन अगर मेंस में चर्चा करें तो आप जानते हैं कि मेंस के अंतर्गत जीएस के 4 पेपर होते हैं, 1, जीएस का 2, जीएस का 3, जीएस का 4, इसके साथ एक ऐसे का पेपर भी होता है। देन लैंग्वेज के पेपर होते हैं और ऑप्शनल का पेपर होता है। एक छोटी सी बात को समझिएगा, पॉलिटी अपने आप में राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था जब बढ़िया चलेगी उतनी अच्छी इकोनॉमिकल सिस्टम चलेगा। सब कर लेंगे मेरे मित्र, आर्टिकल याद नहीं करने हैं। आपको बताऊंगा कि लोग पॉलिटी नहीं पढ़ाते हैं, लोग आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, संविधान पढ़ाते हैं, लेकिन आपको यूपीएससी के लिए राज व्यवस्था पढ़नी है। राज व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर, इन सब पे चर्चा करेंगे हम लोग 1 बाय 1 करके, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो अब जीएस के 1 में जाएंगे तो इस पॉलिटी का रोल, अगर पॉलिटी के रोल के बारे में चर्चा करें तो आप जानते हैं कि एक सोसाइटी शब्द है, समाज है। इस समाज किससे बना है? समाज किससे बना है? समाज कानूनों से नहीं बना है, परिवारों से बना है समाज। और परिवारों को फिर आगे जब समाज को थामने के लिए नियम लगाने पड़े, तो नियम कहां आए? संवैधानिक ढांचे में, नियमों, अधिनियमों में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पॉलिटी का रोल जीएस के 1 पेपर में भी है। जीएस का 2 तो आप जानते हैं कि पूरा पॉलिटी से समाहित होता है, चाहे गवर्नेंस का पार्ट हो, चाहे किसी चीज का पार्ट हो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा जीएस के 2 के पार्ट में भी है, इन्वॉल्व है। जीएस 3 में जब जाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ेंगे, आंतरिक सुरक्षा को पढ़ेंगे, तो वहां सुरक्षा के लिए आप कानून जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक कहीं ना कहीं संवैधानिक संसद की प्रणाली के माध्यम से, कानून के माध्यम से बनाएंगे। तो यहां भी जीएस 3 में भी इस पॉलिटी का रोल रहता है। देन जीएस 4 में जब आप इथिक्स में जाएंगे तो इथिक्स में जब केस स्टडी पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो कहां से पढ़ेंगे आप? कहीं ना कहीं समाज से पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं पॉलिटी से पढ़ेंगे। तो मैं आपसे दोस्तों यही कह सकता हूं कि जीएस के 1 से लेकर चारों ही पेपर में पॉलिटी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, रोल रहता है। तो मुझे आप दिमाग में एक पिक्चर बनानी चाहिए कि पॉलिटी जो यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए 4 पिलर होते हैं, एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने पॉलिटी को बेहतर तरीके से समझ लिया, जान लिया, आगे उसको तैयार कर लिया, तो मैं कह सकता हूं डेफिनेटली कि आपका हर 1 पेपर में, 2 पेपर में, 3 पेपर में, 4 पेपर में क्या होगा, महत्वपूर्ण रोल अदा करने का, नंबर अच्छे पाने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। देन अगर हम लोग आगे बात करें, एसए की तरफ जाएं, आप जैसे जानते हैं कि एसए के 2 पार्ट्स में 4 ऐसे इन्वॉल्व होते हैं यूपीएससी के अंतर्गत, स्टेट में अलग अलग करके होता है। तो आप ये जान पा रहे होंगे कि इस बार 2021 का जो यूपीएससी का मेंस हुआ है उसमें एसए देखेंगे तो वहां फिलोसफिकल एसए ज्यादा दिए गए हैं, क्योंकि मूर्त अमूर्त जो है हमारे जो एसए होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि यहां से एसए के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण रोल अदा कौन करता है, पॉलिटी रोल अदा करता है। तो अभी तक आप देख पा रहे हैं कि मेंस के अंतर्गत जीएस का 1, 2, 3, 4 पेपर भी हो, साथ में एसए का भी क्यों ना पेपर हो, तब भी क्या है, एक पॉलिटी का सेगमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है। आगे हम चर्चा करें तो यहां से ऑप्शनल अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तब भी आप रोल अदा करेंगे। उसके उपरांत जब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, 3rd स्टेप पे, तो क्या आता है, इंटरव्यू आता है। अच्छा सोचिएगा, इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी मतलब एक निखार है आपका, कि अंतिम चरण जो आपका है यूपीएससी के अंतर्गत, उसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। इंटर मतलब आपके अंतर्गत जो बैठा हुआ नॉलेज है, नॉलेज तो आप यहां देख के चले आए हो मेंस में, लेकिन उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, चीजों को ऑब्जर्व करने का तरीका कैसा है, आपका अंदाज कैसा है, किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब कहां होगा, इंटरव्यू में होगा। तो आई थिंक आप जान सकते हैं कि इंटरव्यू में भी पॉलिटी के मैक्सिमम वेटेज रहता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी, फिल्म बन पा रही होगी कि पॉलिटी वो एक पिलर है यूपीएससी के अंतर्गत जहां आपको इसको बेहतर तरीके से कंठस्थ करना पड़ेगा। आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है, ये इस पॉलिटी के सेगमेंट को बेहतर तरीके से निखारना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? तो अब इस पॉइंट पर आप जान चुके कि पॉलिटी का रोल क्या है। देन एनसीईआरटी के साथ आप मेरे साथ जो पॉलिटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे, देखो मैं आपको बताऊंगा आज की पॉलिटी का बेसिकल एनसीईआरटी के साथ चीजें कैसे लिंक होनी चाहिए। सबसे बड़ी मजे की बात यहां से ये आ जाती है कि पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जहां उसका रोल हम लोग हिस्ट्री में भी प्रयोग करते हैं, इकोनॉमी में प्रयोग करते हैं। चाहे जीएसटी पढ़ेंगे तो जीएसटी इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन हम जीएसटी को कैसे चेंजिंग किया वो पॉलिटी में पढ़ेंगे। साथ में पहली बात हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे। देखिए
जो सिलेबस, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक प्रकार से यूपीएससी क्वालिफाई करना है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस के दायरे में घूमना चाहिए। अगर आपको कहीं ना कहीं अपार ज्ञान इकट्ठा करना तो आप पीएचडी करिएगा, कुछ और करिएगा, या फिर किताबें पढ़िएगा, ग्रंथ पढ़िएगा। लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए मेरा हमेशा मानना है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। अब सिलेबस क्या है, ये सब चीजें समझेंगे अभी हम। नंबर 2 पॉइंट, हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन करेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस का मतलब ये है कि हम चीजों को बड़े आराम से समझेंगे, एग्जाम्पल बेस पे समझेंगे, और कितना कितना इसका जीवन में अभी यूपीएससी में पार्टिसिपेट हुआ है अभी तक, क्या होने की संभावना, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग जानेंगे जितने भी करंट इश्यूज वगैरह होते हैं, जो करंट के इशू वगैरह होते हैं, किसी टॉपिक को लेते हुए मान लेते हैं, तो उस टॉपिक को उसी टॉपिक के साथ क्या करेंगे, आपस में लिंक कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपके स्टैटिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट दोनों ही क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आई थिंक यू नो कि हम लोग करंट अफेयर के साथ भी एनसीईआरटी को लेके पढ़ेंगे। साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस किसी करेंगे, प्रैक्टिस शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस लेखन शैली की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जो है हम लोग जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि इसके एस्पेक्ट में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इट मींस, मतलब मैं कह सकता हूं कि एनसीईआरटी को हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, करंट इशू के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करने के साथ साथ पढ़ेंगे। जब ये आप कर लेंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि यूपीएससी के अंतर्गत जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को बेहतर तैयार किया होगा, अगर 100 क्वेश्चन यहां से आ रहा है यूपीएससी के अंतर्गत, ये मान के चलेंगे जिसके पास कॉमन नॉलेज होती है वो लगभग 30 से 35% सही कर लेता है। अब ये कॉमन नॉलेज कहां से आती है, ये कॉमन नॉलेज आती है एनसीईआरटी से। अब आप जान रहे होंगे कि कॉमन नॉलेज कहां से आती है, एनसीईआरटी से आती है। जिसने एनसीईआरटी की समझ को विकसित कर रखा होगा उसके पास कॉमन नॉलेज होंगी, और जब कॉमन नॉलेज होगी तो 100 प्रश्नों से लगभग कितने प्रश्न कर पाएगा, 30 से 35 प्रश्न वो इस एनसीईआरटी के बेस के आधार पर कर सकता है। देन अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी, जो हम लोग अपडेट नॉलेज कहते हैं, अगर उसने किसी सेकेंडरी किताब से पढ़ रखा होगा, किसी नोट से पढ़ रखा होगा, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि यहां से लगभग ये 40 से 45 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए 55 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो बाकी जो अभी बचे हुए क्वेश्चन है 10 के आसपास, ये कहां से करेंगे, टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को निखारने का प्रयास करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि यहां से अगर आपने 30 से 35 क्वेश्चनों की श्रृंखला को तय करना है, 30 से 35 क्वेश्चनों को पीटी में क्वालिफाई करने के लिए बढ़ना है, तो आपको कॉमन नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। और कॉमन नॉलेज कहां से आएगी, एक ही ऑप्शन है, एनसीईआरटी से आएगी। आ सकती है किताबों से भी, लेकिन इतनी व्यवहारिक तरीके से अंदाज से चीजों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, मेंस में आप मार खा जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग चलते हैं कि पॉलिटी को कैसे पढ़ना चाहिए। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है, इस सब चीजें आप बेस्ट समझ पा रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है मेरी आवाज में, मेरी रुतबे में, या मेरी जो पढ़ाने का स्ट्रक्चर है इसमें आपको। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। पॉलिटी किसे कहते हैं समझेंगे दोस्तों। देखो अब यहां से एनसीईआरटी की पॉलिटी को हम लोग क्लास 6 से लेकर पढ़ते हैं, ये सबका मानना है। अब 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में कि 6 से लेकर एनसीईआरटी 12 तक आप पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना कितना इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। और जब पार्टिसिपेट किया गया है तो उसका रोल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, पीटी में, मेंस में, सब चीजें देखेंगे। जैसे एनसीईआरटी अगर हम लोग 6 की उठा लेते हैं तो यहां पे पहली एनसीईआरटी का जो नाम है वो क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कह सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्या है। अब ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्या है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की क्लास पढ़नी पड़ेगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा था डायरेक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सोशल मतलब सामाजिक क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, सामाजिक क्रियाएं क्या है, सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं उनके अंतर्गत नियम कैसे बनते हैं, समाज का विस्तार कैसे हुआ, समाज के विस्तार करने में कौन कौन सी चीजें इवेल्युएट की गई। देन आगे यहां पॉलिटिकल, राजनीतिक जीवन क्या है, राजनीतिक अवधारणा क्या है, राजनीतिक जीवन के साथ राजनीतिक बनने की प्रक्रिया क्या है, ये सब किस में दिया गया है, हमारे एनसीईआरटी 6 में दिया जाए। अब इसमें पहला टॉपिक निकल के आता है, क्या है, डायवर्सिटी, विविधता। ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे आपके सामने। डायवर्सिटी मतलब विविधता, ये पहला टॉपिक आपका है। पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये दिमाग में एक फिल्म बना लीजिएगा कि जो टॉपिक है डायवर्सिटी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कहां हम इसको लिंक कर सकते हैं।
अब ये कहां कहां लिंक करेंगे, अगर आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार करेंगे। अब ये डायवर्सिटी है, इसको समाज में भी हम जोड़ सकते हैं, हम ऐसे के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं, हम इसको पॉलिटी के साथ तो जोड़ेंगे, पॉलिटी की एनसीईआरटी है, साथ में इकोनॉमिकल रिफॉर्म के बारे में हम जोड़ सकते हैं, सामाजिक भेदभाव जो टॉपिक नंबर 2 पॉइंट लिखा है यूनिट नंबर 1 में कि विविधता और भेदभाव में क्या अंतर है, क्या स्पष्टता है, इसको भी जोड़ सकते हैं। तो आप पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले दिमाग में एक फिल्म बनाइएगा कि इस टॉपिक का रोल हमें कहां कहां अदा करना है, उसके हिसाब से हमें पढ़ना कैसे है। हालांकि इस डाइवर्सिटी के बारे में तो हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं कि हो सकता है कि एक दिन कम पड़ जाए इसके बारे में, लेकिन यार हमें वो चीज इकट्ठा करनी है, वो चीज इकट्ठा करनी जो एग्जाम के लिए क्या हो, इंपोर्टेंट हो। जैसे आगे नंबर टू टॉपिक क्या है इसका, गवर्नेंस क्या, गवर्नमेंट क्लास के एनसीईआरटी का नंबर 2 टॉपिक क्या है, गवर्नमेंट, सरकार क्या है। अब इस सरकार को समझना है, सरकारें बनती कैसे हैं, सरकारों का चलन कैसे होता है, सरकारों की स्ट्रक्चर क्या होता है, सरकार का चयन कैसे करते हैं, सरकार के गवर्नमेंट के कौन कौन से कार्य होते हैं, सबके आंसर दूंगा बेटा। एक बार सब लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा। बीपीएससी ने, मैंने कहा स्टेट पीएससी का कोई भी एग्जाम हो और यूपीएससी एग्जाम, सबके लिए इंपोर्टेंट एनसीईआरटी। पॉलिटी वो पिलर है जहां से राजनीतिक जड़ें तैयार की गई हैं, उन जड़ों से ऊपर करने के लिए वहीं से इकोनॉमी पनपी है, वहीं से ज्योग्राफी पनपी है, वहीं से पॉलिटी पनपी है, सब चीजें वहीं से पनपी। लेकिन पहले हम समझते हैं पॉलिटी का पूरा रोल क्या है। अब यहां से सरकारें क्या होती है इस टॉपिक में जानेंगे, साथ में जानेंगे कि एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, उसके तत्व क्या होते हैं। आपको नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें मैं यही करा दूंगा, टेंशन ना लें यार। अब एक बात समझो, इस टॉपिक को हम कहां लिंक करेंगे अगर देखा जाए, भाई जीएस के 2 पेपर में तो बिल्कुल डायरेक्टली है ही है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हो जानी चाहिए कि हमें इसका यूज कहां करना है और यूज करने के पैरामीटर्स कौन कौन से होने चाहिए। अगर वो पैरामीटर्स आपके दिमाग में नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर लगातार सब कुछ पढ़ डालेंगे, जो काम का नहीं होगा उसको भी पढ़ डालेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है इसका तीसरा, स्थानीय सरकार और प्रशासन क्या है, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अब इसमें क्या है, तीसरा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्थानीय सरकार जो गांव के शासन के लिए, गांव के प्रशासन के लिए जो हम लोगों ने पंचायत व्यवस्था को एस्टैब्लिश किया, उसका रोल क्या है, पंचायत व्यवस्था में समिति कैसे बनी, पंचायत व्यवस्था होती क्या है, पंचायत व्यवस्था का रोल अदा कैसे करते हैं गांव के विकास के लिए, इसमें और क्या क्या होना चाहिए, ये सारी समझ जो विकसित है विद एग्जाम्पल कहां समझेंगे, यूनिट नंबर 3 में समझेंगे, एनसीईआरटी क्लास नंबर 6 की। आगे अगला पॉइंट चलता है कि आजीविका, चौथा पॉइंट है आजीविका। ग्रामीण जो एक आजीविका है उसमें लोग जीवन यापन कैसे करते हैं और शहरी जीवन यापन कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चीजें लिंक हो जाएंगी और हमारे जितनी भी इकोनॉमिकल क्रियाओं में इस चीज का हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, इस 6 क्लास की एनसीईआरटी में क्या है, हमारे पास 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है डायवर्सिटी, विविधता। इट इज द इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है और इंटरव्यू के लिए भी है। और प्रीलिम्स के लिए कहां इसका रोल करना है, सब चीजें मैं बताऊंगा आपको। नंबर 2 टॉपिक आपके सामने आ रहा है गवर्नमेंट, इंपोर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट होती क्या, सब चीजें पढ़ना पड़ेगा। देन अगला तीसरा टॉपिक क्या है, लोकल गवर्नमेंट एंड जो उसका प्रशासन है वो क्या होता है, ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है। लो जी, उसके बाद बात करते हैं आजीविका, जो जीवन जीने के लिए जो आजीविका है, ये भी सिक्योरिटी के रूप में कहना है कि गवर्नमेंट का रोल है। तो ये 4 टॉपिक, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि जो एनसीईआरटी नंबर 6 क्लास में है, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चारों ही टॉपिक क्या अपने आप में इंपोर्टेंट है। क्लियर कंसेप्ट आ रहा है निकल के। अब इसे पढ़ना क्या है, पहली क्लास में हम लोग चलते हैं, क्लास नंबर 6 की। सभी को अगर क्लास में आनंद आ रहा तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप, मुझे लगता है सब लोग इंटरेस्ट ले रहे होंगे क्लास में। हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझ पाओगे तब तक चीजों को अपने दिमाग में उसके हिसाब से इकट्ठा नहीं कर सकते हो। क्लियर? क्लास कंटिन्यू चलेगी, पहले हम आपको दिखा देते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी 6 क्लास के 4 टॉपिक होते हैं, इसको हमने कवर कर लिया। आपके सामने 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो ये आ चुकी है। अब मेरा आपके साथ क्या रोल रहेगा, अगर देखो ये टॉपिक है पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता।
इस विविधता को टॉपिक से पढ़ने से पहले ये एनसीईआरटी के 5-6 पेजों में पहला टॉपिक खत्म कर रखा है। ये सब यहां से यहां तक चीजें इन्होंने क्लियर कर डाली है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स के साथ जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं पता है क्या? यही काम करते हैं। ये पहला टॉपिक निकालेंगे एनसीईआरटी का कोई सा भी लो, यहां से स्टार्ट कर दिया इसको, यही बताना स्टार्ट, विविधता की समझ दोस्तों, डायवर्सिटी की जो अंडरस्टैंडिंग कैसे समझेंगे। फिर बताएंगे जो कक्षा 4 में पढ़ रहा है, ये जो लड़की है, ये जो लड़का है, ये जो चित्र है, इनमें अलग अलग डायवर्सिटी है, इसके आगे यही अंडरलाइन खींचते हुए चले जाएंगे। तो आई थिंक यू नो कि अगर आपको यही सब चीजें पढ़नी है और एग्जाम के बेस से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से क्या निकालना है, तो इनको तो तुम खुद ही पढ़ लोगे ना। हमारे साथ क्या अटैचमेंट हुआ इनको चीजें करने का। बाइलिंगुअल होगा नो डाउट, लेकिन अब बात आती है कि इसे करने से पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक प्रकार से पिक्चर हो जानी चाहिए। अब वो पिक्चर कैसी होनी चाहिए मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिएगा। पहला टॉपिक क्लास नंबर 6 का एनसीईआरटी का पहला टॉपिक पॉलिटी का। राइट नाउ पॉलिटी इज मीन्स उस विषय का नाम क्या है आप जानते हैं? सामाजिक और पॉलिटिकल जीवन, यानी सोशल एंड पॉलिटिकल जीवन। अब ये चीज समझेंगे कि जो ये पहला टॉपिक आया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायवर्सिटी या विविधता की समझ, ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंस का रोल हम कहां कहां अदा करेंगे। अगर आपके दिमाग में इसकी एक पिक्चर बन जाए, एक थीम बन जाए, तो क्या होगा, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे आपको। इस टॉपिक को तो मैं बिना कुछ करे समझेंगे, लेकिन उस एनसीईआरटी से क्या निकालना है आपके दिमाग में आ जाएगी। अब जैसे क्या निकालना पहले समझते हैं। जीएस के फर्स्ट पेपर में जाएंगे तो यूनिट नंबर जो 6 है वो एक टॉपिक है, यहां पे लिखा है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की विशेषताएं, ये टॉपिक है। देखिएगा ये जो बायोडायवर्सिटी का पार्ट है पूरा इस टॉपिक से लिंक हो जाएगा। डायवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की जो विविधता हो कैसी है, किस प्रकार की है, वो टॉपिक लिंक हो जाएगा। जब आप कह सकते हैं ये कि क्लास की एनसीईआरटी जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का रोल कहां कहां होगा आप ये खुद देख रहे हैं। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, कोई नोट्स मत करिएगा, समझो पहले, सब चीजें मैं आपको दे दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। जीएस का जब फर्स्ट पेपर में ही जाएंगे, यूनिट नंबर 9 ये कहती है कि सोशल एम्पावरमेंट क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है, या सेकुलरिज्म क्या है। तो जो ये डायवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ये यूनिट नंबर 9 से भी क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी जाके कि हाँ सोशल एम्पावरमेंट या सामाजिक जो सशक्तिकरण है वो क्या होता है। उसके बाद जब जाएंगे जीएस के 1 पेपर में, यूनिट नंबर 1 में जाएंगे तो वहां एक टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। जीएस 2 में चले जाएंगे, इसका क्या फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट कैसे होता है, प्रोविजनल कैसे हैं, एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके साथ भी इसको अटैचमेंट कर लेंगे। तो आपको मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये बता दिया कि क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग और डायवर्सिटी, उसका रोल कहां कहां होगा। उसके साथ अगर हम देखेंगे 2019 में क्वेश्चन दिया है आपके सामने, देखो मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं। क्या लिखा, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेकुलरिज्म। बड़ा अच्छा क्वेश्चन 2019 में दिया मेंस में, जीएस 2 में। क्या लिखा, धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से फ्रांस क्या सीख सकता है। देखिए भाई इस चीज को समझो, आई थिंक इस चीज को रिपीट करो। क्या क्वेश्चन दिखा, देखिए कौन सा फ्रांस जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है, ये धर्मनिरपेक्षता में ऐसा, भारत के कल्चरल में क्या है ऐसा जिसे फ्रांस सीखने का प्रयास कर सकता है। अभी डायवर्सिटी तो है, अगर डायवर्सिटी नहीं होती तो क्या वो सीखने का प्रयास करता। तो मुझे लग रहा है कि इस एक ही टॉपिक का हम रोल देख रहा हूं, बता रहा हूं आपको कैसे कैसे चीजों को लिंक करना है आपस में।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है। डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द इंडिया एंड वैल्यू देयर रिलेटिव इंपोर्टेंस इन द बिल्डिंग एंड नेशनल आइडेंटिटी। ये सब चीजें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, डोंट माइंड यार। जैसे भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का, अरे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया इसने यार। भारत में विविधता के किन्हीं 4 तत्वों का, सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन करना है। और वो वर्णन कौन सा होगा? कल्चरल वर्णन करना है, सांस्कृतिक वर्णन करना है। आप जानते हैं कि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बोलचाल, यहाँ की भाषा, यहाँ की प्रवृत्ति, यहाँ की जलवायु, यहाँ की हर चीज आप देख पा रहे होंगे तो मजा आ रहा होगा आपको कि अलग अलग है। तो क्या उसकी पहचान के रूप में दक्षिण भारत चले जाओ, उत्तर भारत चले जाओ, वहां पर किस तरह की डाइवर्सिटी है, इसके बारे में आपको 4 तत्व डिफाइन करने हैं। अरे कुछ नहीं तो महिला पुरुषों के ऊपर ही लिख डालिएगा। अभी डाइवर्सिटी पनपी कैसे, देखो समझे, पहले समझो। अगर मैं यहां से चीजों को एक बार और समझिएगा, मैं बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी को कैसे चीजों को लिंक किया जाए। आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कुछ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि स्त्री पुरुष में जो जन्मजात गुण होते हैं, वो जन्मजात गुण होते हैं नहीं होते हैं, ये डिफाइन करना है। अब जन्मजात गुण कौन से, देखो इस चीज को, जो मेल फीमेल है, मेल फीमेल, मेल जो फीमेल है उसमें क्या जो इसका स्ट्रक्चर होता है, बोलने का, भाषा शैली का, रहने का, खाने का, पीने का, आप पैंट शर्ट पहनते हैं, वो साड़ियां पहनती हैं, वो सूट पहनती हैं, आप कुछ डिस्को में जाते हैं, जो भी एक प्रकार से जो एक जन्मजात गुण है, क्या ये पनपे हैं? ये किसने पनपाए हैं? ये पनपाए हैं एक परिवार ने, एक फैमिली ने। अब ये परिवार ने क्या करा है, स्त्री को स्त्री डिफाइन कर दिया और पुरुष को पुरुष डिफाइन कर दिया। ये डाइवर्सिटी है। जैसे सोचो बच्चा होगा, तो अगर बच्चा होगा तो एक छोटी सी बात को समझिएगा। अगर बच्चा होगा तो क्या करेगा? अगर बच्चा होगा, बच्चे को लेके जाएगा दुकान पे, तो कहां लेके जाएगा उसको? अगर आई थिंक मैं कह सकता हूं कि अगर बच्चा अगर किसी बाल कटाने के लिए दुकान में लेके जाओगे तो क्या बोलेगा? उसके इसके बाल भैया इस तरीके से काट दो, उसके उस तरीके से काट दो। किसी खिलौनों की दुकान पर लेके जाएगा तो क्या होगा? उसको गुड्डा दिलवाएगा, गुड़िया दिलवाएगा, उसको बंदूक दिलवाएगा, साहस का प्रतीक दिलवाएगा। तो मैं कह सकता हूं, या इसके अलावा अगर लड़की मुस्कुराई तो फिर क्या होगा? अरे कितनी वो मुंह फट है या किस प्रकार की है। लड़का मुस्कुराया तो कितना संचल है, कितना सुशील है। तो ये मैं कह सकता हूं, या लड़की ने कोई जवाब दिया, कितनी मतलब पागल है, लड़के ने जवाब दिया, कितना ज्ञानी है। तो डाइवर्सिटी क्या होता है ये सब समझेंगे हम, लेकिन पहले आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें पनपी कैसे, ये सब चीजें जानेंगे। तो मैंने आपको ये चीज दिखा दी कि भाई डाइवर्सिटी को कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है इन सब चीजों को इस तरीके से वैल्यूएट करना। और ये सब चीजें मेरे साथ आप एंजॉय के साथ पढ़ते रहेंगे, और मुझे लगता है कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है ये डाइवर्सिटी से ही दिया गया। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक कल्चरल मतलब जो रहन सहन के साथ जो हमारे खेल कूद के, आप देखते होंगे पंजाब में डिस्को होता है, यूपी में रंग मंच होता है, बिहार में जाएंगे तो कुछ और रासलीला होती है, कुछ और अगर वहां जाएंगे तो केरल कोरियट्टम, ये सब गरबा गरबी जो भी होता है, ये सांस्कृतिक तत्व तो हैं और क्या है हमारे। आगे अगला पॉइंट अगर हम बात करें, देखो यूपी इस डाइवर्सिटी का क्लास नंबर 6 के एनसीईआरटी का रोल देख लीजिए कहां है। पहले देख रहे हैं आप लोग ना, वाई शुड बी द प्राउड टू बी इंडियन, मतलब भारतीय होने पर हमें गर्व क्यों होना चाहिए। ये ऐसे लिखना है आपको, बताओ 1000 वर्डों में लिखना है, भारतीय होने पर हमें गर्व क्यों होना चाहिए। अरे भाई यही तो डाइवर्सिटी का मुद्दा है। अगर आपके दिमाग में एक वर्ड आ गया कि डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे पनपती है, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या एस्पेक्ट होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप इस प्रश्न को लिखने के लिए आपको 2000 या 3000 वर्ड दीजिएगा, आप लिख डालोगे। लेकिन अब हम यहां से जानते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे चाहिए। क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी जिस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दिमाग में एक फिल्म बनाइएगा। हम फिल्म देखने क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें उसकी जो चीजें वहां से मिलनी चाहिए वो मुझे आनंद आना चाहिए कि वहां मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए क्या होगा। मैं लाखों बातें कर सकता हूं, 1000 बातें कर सकता हूं कि ये कर लो, वो कर लो, ये सब चीजें कर लो, लेकिन प्लीज अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे तो आप मार्क्स से नहीं भटकेंगे। अब जैसे
इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में पिक्चर हो जानी चाहिए कि विविधता की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी बनती कैसे है, डाइवर्सिटी के कौन कौन से आयाम हैं। जैसे उसके बाद फिर दूसरी समझ आपको इस टॉपिक से पढ़ने के लिए हो जानी चाहिए कि विविधता के लाभ कौन कौन से हैं, जो बेनिफिट्स हैं डाइवर्सिटी के, वो कौन कौन से लाभ हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे। हर टॉपिक की ऐसे अगर दिमाग में आप पिक्चर बना लेंगे तो उसमें से पढ़ते समय वही चीज निकालेंगे जो हमें चाहिए एग्जाम के लिए। नहीं तो पढ़ लो पूरी कहानियां, बड़े एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, पूरी कहानियां हैं, क्या होगा आगे। विविधता के कौन कौन से होने के कारण हैं, भाई बता सकते हैं डाइवर्सिटी के, ड्यू टू डाइवर्सिटी क्यों होती है। इसके मतलब आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी मैंने आपको पैरामीटर्स दिए हैं इनको निकालना पड़ेगा। तो यानी विविधता के कारण कौन कौन से हैं, ड्यू टू डाइवर्सिटी क्या होती है, या भारत में डाइवर्सिटी का कैसा ढांचा है, यानी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो कैसी है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये निकालना पड़ेगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे विविधता में एकता, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी कैसे होती है। मतलब आप जान सकते हैं कि अगर इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमने क्या किया, आजादी को लड़ा और अंग्रेजों को निकाल के भगाया। तो यानी इट मीन्स मैं आपसे ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको डाइवर्सिटी टॉपिक को पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास नंबर 6 का, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पैरामीटर्स आपके दिमाग में वैलिड करने पड़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे। अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये आयाम तुम तय नहीं कर पाए तो एनसीईआरटी पढ़ने का कोई रोल नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने का कोई आपका फायदा नहीं है फिर। तो आइए चर्चा करते हैं, यहां से हम लोग विविधता की कहानी को समझते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर अलग अलग प्रकार की, सिटी जैसे कह सकते हैं, स्मार्ट सिटी, डाइवर्सिटी। अच्छा सच बताएं कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा आज की क्लास में मेरी कि हाँ एक टॉपिक के साथ हमने कैसे चीजों को लिंक करा, सिलेबस के साथ लिंक करा। इसको समझेंगे डाइवर्सिटी क्या है। देखो पहला पॉइंट, परिभाषा के बारे में समझा करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जब द डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, लैंग्वेज, फूड्स, इट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। इस अकॉर्डिंग क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी से लोगों के बीच में जब धर्म के साथ, भाषा के साथ, खान पान के साथ या व्यवहार के साथ जब आधार पर होने वाली जो भिन्नता होती है, भिन्नता मतलब अलग अलग प्रवृत्ति, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड फूड। आई थिंक यू नो, समझिएगा पहले, एक परिवार के अंदर भी तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। वो परिवार ने डाइवर्सिटी को पनपाया, आदमी पढ़ लिख लिया तो थोड़ा सा व्यवहार अच्छा करने लगा। एक अनपढ़ व्यक्ति है तो उसके अंदर भाषा का ज्ञान नहीं है तो व्यवहार अलग करने लगा। उसके पश्चात एक व्यक्ति ने क्या किया, एक हिंदू धर्म को थोड़ा सा तरफ प्रभावित था, उसने हिंदू धर्म की बातें करने लगा। दूसरा व्यक्ति क्या है, खान पीन में थोड़ा इंटरेस्ट है, जीभ में मजा आ गया कि हाँ मुझे मोमो खाना है, उसको फिर रोटी खानी है, उसको दाल खानी है। तो ये भी तो एक डाइवर्सिटी है फूड के अकॉर्डिंग। तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी डाइवर्सिटी क्या है, कि जब भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो हमारा कल्चरल है, सिस्टम है, उसके आधार पर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि विविधता को स्पष्ट करते हुए, विविधता को स्पष्ट करिएगा, इस विविधता को समझाइएगा, तो आप एक लैंग्वेज में या एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जब किसी के द्वारा भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर या सांस्कृतिक कल्चरल के आधार पर कुछ अलग अलग चीजें डिफाइन की जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। ये लाइन मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से निकाली है, कीवर्ड्स निकाला है। तो मुझे उम्मीद है कि एक समझ गए होंगे। नंबर 2 पॉइंट, जिसे कि आप जानते हैं, नंबर 2 पॉइंट वहीं से निकाला है। एक आदमी किसी एक धर्म को मानता है, दूसरा आदमी किसी दूसरे धर्म को मानता है। वो धर्म को मानने के बाद भी उनके अंदर एक अपनापन है। इंडिया के कल्चर में आप जाएंगे तो देख लीजिएगा, लगभग 8 धर्म हैं पूरे वर्ल्ड में। इन 8 धर्मों में सारे अनुयायी कहां रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि 8 धर्मों के अनुयायी इंडिया में रहते हैं।
1652 भाषाएं हैं पूरे वर्ल्ड में, 1652 भाषाओं में 1652 भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं। कई प्रकार का खान पीन है, सारा खान पीन इंडिया में होता है, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, किसी का भी कंट्री का क्यों ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के अंतर्गत व्यवहारिक अंदाज के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या किसी भी खान पान के आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है, उस भिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। नंबर 3 पॉइंट, भाषा में चलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। डिफरेंट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अब देखो, जब आप गांव में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, गांव में जो कल्चरल है, वहां की एक एक घर की नहीं, एक एक परिवार की नहीं, एक एक व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है। और वो भाषा जब अलग अलग होती है तो उस भाषा का अलग होना ही क्या है? एक डाइवर्सिटी है। खान पान अलग होता है। आप देखेंगे इस एरिया से लेकर इस एरिया तक पनपने के लिए आप देखेंगे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाए, चाहे वो कोई सा भी स्टेट क्यों ना हो, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट क्यों ना हो, यूटी क्यों ना हो। तो यहां हम परिभाषाओं पे ही हम लोग बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी क्या। आप जानते हैं कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के अलग अलग क्या होते हैं, लोगों के बीच उच्चारण में अलग होते हैं। जैसे आप जान लीजिएगा, हिंदी तो भाई राजस्थान के लोग भी बोलते हैं, हिंदी यूपी के लोग भी बोलते हैं, हिंदी बिहार के लोग भी बोलते हैं, लेकिन यूपी के लोगों की हिंदी कैसी है और बिहार के लोगों की हिंदी कैसी है, आपके दिमाग में बन पा रहा होगा कि अलग अलग भाषाओं का, एक ही भाषा के लोग भी क्या आते हैं, अलग अलग उच्चारण किस्म के अलग कर लेते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स हम समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी क्लास को एंजॉय कर पा रहे होंगे। हम इस तरीके से चीजों को एवेलुएट करेंगे कि एक टॉपिक को सिलेबस के साथ टच करके उसमें जो आया हुआ उसको निखार के आपको वो चीज मैं दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नहीं तो डाइवर्सिटी को तो फिर अब पढ़ते रहो पूरी कहानियां, ग्रंथ लिख सकते हैं डाइवर्सिटी पे तो हम लोग। अगला नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, देखो उत्तर भारत के अधिकतर लोग, राज्यों के लोग हिंदी बोलते हैं, उधर के लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। अब यहां से आगे अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें आपसे हम डिस्कशन करेंगे। खान पान की विविधता, अब देखो विविधता के लाभ क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी के क्या प्रॉफिट्स हैं, ये सब अगली क्लास में हम लोग करेंगे। डाइवर्सिटी के लाभ कौन कौन से हैं, लाभ के साथ साथ हमने डाइवर्सिटी को किस तरीके से, मतलब विविधता का मतलब डाइवर्सिटी का अगर देखा जाए तो एक चीज देख लीजिएगा, आप लोग दिमाग में बन पा रहा होगा कि डाइवर्सिटी होने के कौन कौन से कारण है, क्या रीजन है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इन चीजों को ऐसे सजाया गया है, ऐसे लगाया गया है अपने नॉलेज या अपने व्यवहारिक अंदाज के द्वारा कि जब एग्जाम में हॉल में बैठेंगे सारे मेथड्स में पढ़ाएंगे। ये तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन क्लास थी कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, क्या रोल अदा करना चाहिए, क्या रोल है। 1 बाय 1 करके सीक्वेंस वाइज जीरो टू हीरो लेते हुए, बेसिक टू एडवांस लेते हुए चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो वेस्ट बंगाल के बारे में हम देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के लोग मांसाहारी हैं, इधर के लोग शाकाहारी, गुजरात के, तो कैसे अंतर है, नहीं है, वो सोचिएगा। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, क्या कारण है। इन कारणों के साथ हम लोग विविधता का इतिहास भी जानेंगे। विविधता के इतिहास के बारे में भारत की जो विविधता है आप देख लीजिएगा, भारत की विविधता कैसी है ये भी हम लोग देखेंगे। इस चित्र से आप समझ पा रहे होंगे, देखो ये हमारी आजादी का चित्र है, इसमें सब लोगों ने अपनी विविधता होने की वजह से ही क्या हुआ, अंग्रेज से हम लोग लड़े। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी आप सेटिस्फाई होंगे, मुझे आशा करता हूं कि आप सभी आनंद आ रहा होगा। सभी एक बार लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम लोग अगली क्लास जल्दी से रन करेंगे और फिर सब चीजें 1 बाय 1 करके क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 की कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, उसमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, 7 में क्या पढ़ेंगे, 8 में क्या पढ़ेंगे, 7 के टॉपिक को 8 के साथ कैसे रिलीवेंट करेंगे, 8 के टॉपिक को 9 क्लास कैसे करेंगे, या 9 के साथ 10 को कैसे करेंगे, ये सब निचाट लेंगे। तो आपको जब आपका कॉमन नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि सब चीज मिलेगा। हाँ, पीपीटी भी मिलेगी, सब चीज मिल जाएगा, एग्जाम्पल भी मिलेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, एक्सरसाइज भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन आप लगे रहिएगा, आनंद लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।